नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मीडिया पर मोदी सरकार के बड़े एक्शन की, अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस के सवालों की, बात करेंगे पीएम मोदी पर संजय राउत के बड़े बयान की, त्रिपुरा में बैकफुट पर आई बीजेपी की, जानेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की क्यों तारीफ की राकेश टिकैत ने, एडीआर रिपोर्ट में हुआ क्या खुलासा, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी देश में किसान और मजदूरों की बढ़ती परेशानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन का बड़ा बयान, बोले पीएम ने विपक्ष से बदले की भावना कबूली, मोदी ने कहा था ईडी ने विपक्ष को एकजुट किया। त्रिपुरा में आज थम गया चुनाव प्रचार का शोर, आखिरी दिन सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत, 16 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। कर्नाटक में बीजेपी विधायक ओलेकर की विधानसभा सदस्यता पर संकट, फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 600 अंकों की उछाल के साथ 61,032 पर हुआ बंद, निफ्टी 159 की तेजी के साथ 17,930 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आज इनकम टैक्स ने छापेमारी की। इस छापेमारी को पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे मोदी सरकार ने देश भर में बैन कर दिया था। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने इस छापेमारी को मीडिया की आजादी पर बड़ा हमला करार दिया है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर सुबह से ही आयकर विभाग की टीम डटी हुई है। हिसाब किताब देखा जा रहा है। दिल्ली के केजी मार्ग में एचटी टावर की 5वीं और 6ठी मंजिल पर बीबीसी का ऑफिस है। यहाँ आईटी के 24 मेंबर्स की टीम ने रेड की है। इधर मुंबई के सांता क्रूज इलाके में बीबीसी स्टूडियो पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची है। ऑफिस में मौजूद लोगों के मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जब्त कर लिए गए हैं। आईटी अफसरों का कहना है कि इनका बैकअप लेकर वापस कर दिया जाएगा। स्टाफ के फोन बंद कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने सिर्फ कंपनी के व्यावसायिक परिसर पर सर्वे किया है। कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर के घर और दूसरी जगहों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दावा किया जा रहा है कि आईटी सर्वे पर ब्रिटिश सरकार बारीकी से निगरानी कर रही है। बीबीसी की ओर से अपने कर्मचारियों को संदेश दिया गया है कि जो लोग ऑफिस में हैं वो परेशान ना हो, मामला जल्द सुलझ जाएगा, और जो लोग घर पर हैं या कहीं और हैं वो आज ऑफिस ना आए। इस बीच बीबीसी कार्यालय पर हुई छापेमारी पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। इसे पीएम मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ की गई कार्रवाई बताया जा रहा है। एडिटर गिल्ड्स ने भी आईटी के सर्वे पर सवाल उठाए हैं। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने कहा कि सरकार की नीतियां या फिर सत्ताधारी दल की आलोचना करने वाले प्रेस संस्थानों को परेशान किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल उन्हें डराने के लिए किया जा रहा है। आईटी सर्वे भी उसी का हिस्सा है। इस तरह का ट्रेंड लोकतंत्र को कमजोर करता है। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने इसे अघोषित आपातकाल बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीबीसी पर आयकर की कार्रवाई पर कहा कि यहां हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ गई है। दरअसल बीबीसी ने पिछले महीने गुजरात मामलों पर इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। ये 2 पार्ट में थी, लेकिन पहला पार्ट रिलीज होते ही मोदी सरकार ने उस पर देश भर में बैन लगा दिया और अब बीबीसी ऑफिस पर छापेमारी को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बीबीसी के खिलाफ आईटी के एक्शन से मोदी सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से जुड़ा है। इधर अडानी मामले पर घिरी मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। शाह ने कहा कि अडानी पर छिपाने लायक कुछ नहीं है। अब इस बयान को लेकर कांग्रेस ने अमित शाह को घेर लिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। अडानी मामले पर कांग्रेस किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से अडानी मुद्दे पर जांच की मांग उठाई है। राहुल के लोकसभा में दिए भाषण पर उन्होंने विशेष अधिकार हनन नोटिस जारी किया, जिस पर 15 फरवरी को राहुल को जवाब देना है। लेकिन इस नोटिस को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमें धमकाया जा रहा है। आप अडानी मामले पर माफी मांगे, नहीं तो आपको संसद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। जयराम रमेश ने साफ कर दिया है कि वो अडानी मामले पर अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड से मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला था। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अडानी मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, इस पर कोई टिप्पणी करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसमें बीजेपी के लिए छिपाने जैसी कोई बात नहीं है और ना ही डरने की जरूरत है। एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने पहली बार अडानी मामले पर अपनी बात रखी है। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर छिपाने जैसा कुछ नहीं है तो फिर सरकार जेपीसी जांच से क्यों भाग रही है। हम फिर से ये मांग कर रहे हैं कि अडानी मामले की जांच के लिए संयुक्त
संयुक्त समिति का गठन किया जाए और इस मामले की जांच हो। यानी अमित शाह फिर अडानी मुद्दे पर दिए अपने ही बयान पर घिर गए हैं। सवाल फिर वही है कि अगर अडानी मुद्दे पर कुछ गलत नहीं किया है सरकार ने, तो जांच से क्यों भाग रही है सरकार? अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। मुश्किलों तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी की बढ़ गई हैं। संजय राउत ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राज्यसभा में पीएम के दिए भाषण पर चुटकी ली है। पीएम के एक अकेला सब पर भारी वाले बयान को लेकर कहा कि मोदी कभी अकेले नहीं होते, उनके पास केंद्रीय एजेंसियां हैं और एक गोल्डन गैंग है। और क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। शिवसेना के सांसद संजय राउत अक्सर अपने बयानों को लेकर खबरों में बने रहते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया है जिसकी वजह से संजय राउत सुर्खियों में आ गए हैं। राउत के निशाने पर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और पीएम मोदी होते हैं। इस बार भी उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा है। राउत ने इस बार पीएम मोदी के राज्यसभा में की गई उस टिप्पणी पर चुटकी ली है जिसमें उन्होंने कहा था एक अकेला सब पर भारी पड़ता है। इस पर राउत ने कहा कि मोदी कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि विपक्ष को निशाना बनाने के लिए उनके पास केंद्रीय एजेंसियां हैं और एक गोल्डन गैंग भी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना से लड़ते हुए पीएम मोदी कभी अकेले नहीं थे, बल्कि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उनके गोल्डन गैंग के सदस्य थे। सामना में लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी छाती ठोक के कहा कि वो अकेले लड़ रहे हैं और विरोधियों पर भारी हैं, लेकिन ये सच नहीं है। उनके पास विरोधियों को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के रूप में पालतू जानवर जैसे सांप, बिच्छू और मगरमच्छ हैं। संजय राउत ने ये तीखी आलोचना पीएम मोदी के राज्यसभा में दिए बयान के कुछ दिनों बाद की है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा था कि उनके विरोधियों के लगाए गए आरोपों के कीचड़ में कमल और ज्यादा खिलेगा। साथ ही जोर देकर कहा कि वो अकेले उन सब पर भारी पड़ते हैं जिन्हें बार बार उनका विरोध करने के लिए नारे लगाने पड़ते हैं। सामना के संपादकीय में कहा, गोल्डन गैंग के सदस्यों को लड़ने के लिए लाभ के पद और लालच देना बहादुरी नहीं है। शिवसेना ने यह भी कहा कि ऐसे छाती पीटना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। संजय राउत के इस वार से महाराष्ट्र का सियासी तापमान बढ़ गया है। सियासी तापमान तो त्रिपुरा का भी बढ़ा हुआ है। त्रिपुरा में बीजेपी को जोरदार झटका लग सकता है। इसकी वजह है विपक्ष के वादे। जी हां, चुनावी घोषणाओं में विपक्ष ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। पुरानी पेंशन बहाली के ऐलान ने बीजेपी की परेशानी को बढ़ा दिया है। जब जब चुनाव करीब आते हैं तब तब राजनेता वादों की चाशनी दिखाने लगते हैं। लोकतंत्र में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली जनता भी वादों को देखकर अपना मतदान करती है। यही वादे अब बीजेपी की परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल 2 कदम आगे बढ़ते हुए ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी की हार की वजह बनते जा रहे हैं। हिमाचल की तरह अब त्रिपुरा में भी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे ने बीजेपी को हार के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल विपक्षी दल सीपीएम ने अपनी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कर दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रकाश करात ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा हाईकोर्ट के फैसले के चलते नौकरी से बाहर हुए 10,000 शिक्षकों को भी दोबारा बहाल करने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस और टीएमसी ने भी इन टीचरों की बहाली का वादा कर दिया है। विपक्षी दलों के इस ऐलान ने बीजेपी को परेशान कर दिया है, क्योंकि छोटे राज्य त्रिपुरा में भी हिमाचल की तरह ही सरकारी कर्मचारियों का बड़ा वर्ग है। ऐसे में पुरानी पेंशन स्कीम के वादे भाजपा की टेंशन को बढ़ा सकते हैं। बीजेपी ने अब तक किसी भी राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम पर खुलकर कोई ऐलान नहीं किया है। ऐसे में विपक्ष का इस पर आक्रामक होकर वादे करना उसे बैकफुट पर धकेल सकता है। त्रिपुरा में 1 लाख नियमित सरकारी कर्मचारी हैं और 8,800 पेंशनर हैं। यदि इन परिवारों ने पेंशन के मुद्दे पर वोट देने का फैसला लिया तो फिर ये चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। त्रिपुरा में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के इस दांव ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। चिंता तो किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बीजेपी की बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं और इस दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की किसानों को लेकर बनी नीतियों की तारीफ की है, जो बीजेपी का सिरदर्द बढ़ाने के लिए काफी है। राजनीतिक इतिहास बताता है कि जब जब किसानों ने आवाज उठाई है तब तब सत्तारूढ़ पार्टियों के हाथ से कुर्सी खिसकती नजर आई है। चुनाव में सियासी दलों ने मात खाई है। अब छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अन्नदाता एक बार फिर केंद्र की नीतियों के खिलाफ हो गए हैं, जिसका खामियाजा बीजेपी को सूबे में उठाना पड़ सकता है। दरअसल बिलासपुर में किसान नेता राकेश टिकैत ने हंसदेव अरण्य को लेकर केंद्र पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोल माइंस बड़ा मुद्दा है। यहाँ की जनता की जमीनों से उसे बेदखल किया जा रहा है। अगर किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं है तो कोल माइंस नहीं लगाना चाहिए। टिकैत ने
ने सवाल करते हुए कहा कि एनजीटी क्या कर रही है? जब एक पेड़ कटता है तो नोटिस जारी हो जाता है। यहाँ तो पूरा जंगल ही उजाड़ दिया गया, फिर भी कोई नोटिस नहीं है। जंगल को उजाड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेदार है। पूरे देश में इसकी खिलाफत होनी चाहिए। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कब छिड़ेगा ये तो नहीं पता, लेकिन सरकार के खिलाफ पूरे देश में वैचारिक आंदोलन का माहौल है। पूरे देश में आने वाला आंदोलन वैचारिक क्रांति होगी। इस दौरान टिकैत ने छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहाँ की कुछ नीतियों को पूरे देश में लागू करना चाहिए। टिकैत की इस हुंकार से साफ है कि अन्नदाता एक बार फिर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार हैं। अगर चुनाव से पहले घेराबंदी हुई तो बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ की सत्ता की राह बेहद मुश्किल हो जाएगी। किसानों को लेकर बीजेपी सरकार पहले ही बैकफुट पर है। अब टिकैत के बयान से उसकी परेशानी और बढ़ गई है। परेशानी तो एडीआर रिपोर्ट ने भी राजनीतिक दलों की बढ़ा दी है, क्योंकि इस बार भी चंदा बटोरने के मामले में बीजेपी ने बाजी मारी है, तो वहीं कांग्रेस और दूसरे दलों को चंदे के नाम पर सिर्फ निराशा हाथ लगी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की सभी 8 राष्ट्रीय पार्टियों ने अपनी वार्षिक चंदे का हिसाब चुनाव आयोग में जमा करा दिया है, लेकिन इस बार सिर्फ 3 पार्टियों ने समय पर अपना हिसाब दिया। एनसीपी, बीएसपी और एनपीपी ने चंदे का हिसाब चुनाव आयोग की तय समय सीमा में जमा करा दिया, जबकि कांग्रेस ने 30 दिन बाद हिसाब दिया। टीएमसी ने 33 दिन, सीपीएम ने 34 दिन, बीजेपी ने 37 दिन, सीपीआई ने 52 दिन बाद चंदे का हिसाब चुनाव आयोग को सौंपा। चुनाव आयोग ने चंदे को लेकर जो रिपोर्ट सार्वजनिक की है, उसमें 2021-22 के दौरान केंद्र में सत्ता पर काबिज बीजेपी को सबसे ज्यादा 614 करोड़ 53 लाख रुपए चंदे के रूप में मिले, जो दूसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस पार्टी को मिले चंदे से 6 गुना ज्यादा है। कांग्रेस को सिर्फ 95 करोड़ 46 लाख रुपए चंदा मिला है। 2020 की बात करें तो बीजेपी को 477 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जबकि कांग्रेस को 74 करोड़ 70 लाख रुपए मिले थे। तीसरे नंबर पर एनसीपी का है, जिसे 57 करोड़ 90 लाख रुपए का चंदा मिला है। पिछले साल एनसीपी को 26 करोड़ 20 लाख रुपए दान में मिले थे, जबकि सीपीएम को मिलने वाला चंदा इस बार कम हो गया है। पार्टी को 10 करोड़ 5 लाख रुपए का चंदा मिला है, जबकि पिछले साल उसे 12 करोड़ 80 लाख रुपए चंदे में मिले थे। इसके अलावा सीपीआई को 1 करोड़ 90 लाख रुपए, टीएमसी को 43 लाख और एनपीपी को 35 लाख रुपए का चंदा मिला। बीएसपी को किसी ने दान नहीं दिया। हर बार की तरह उसके खाते में 0 रुपए ही चंदे में दिखाए गए हैं। दरअसल चुनाव आयोग पार्टियों के उसी चंदे का हिसाब रखती है जो एक बार में 20,000 या उससे अधिक दिया गया हो, और ऐसा एक भी दानदाता नहीं था जिसने बीएसपी को 20,000 से ज्यादा रुपए का चंदा दिया हो। बीजेपी को सबसे ज्यादा 4,957 लोगों ने दान दिया, जबकि कांग्रेस को 1255, सीपीएम को 535, एनसीपी को 247, सीपीआई को 124, एनपीपी को 16 और टीएमसी को 7 संस्थान या व्यक्तियों ने चंदा दिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात किसानों और मजदूरों की बढ़ती परेशानी की। 8.5 साल पहले देश में मोदी सरकार बनी। वादा किया गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकार बदलने से कुछ लोगों के तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन देश की ज्यादातर आबादी की किस्मत नहीं बदली, उल्टा और ज्यादा खराब हो गई, और इसका सबूत खुद सरकार ने संसद में दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही देश को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे मुसीबतें तो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही शुरू हो गई थी। 8 नवंबर 2016 को देश भर में नोटबंदी लागू की गई। इसके 1 साल के अंदर ही 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू कर दी गई, जिससे अर्थव्यवस्था रिवर्स गियर में चली गई। इसका सबसे ज्यादा असर प्रवासी मजदूरों पर दिखाई दिया, और जब कोरोना का लॉकडाउन लगाया गया तो मजदूरों की हालत और ज्यादा खराब हो गई और कई मजदूरों ने परेशानी में खुद की जान ले ली। इसका खुलासा एनसीआरबी की रिपोर्ट में किया गया है, जिसे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद में पेश किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में अपना जीवन समाप्त करने वाले लोगों की संख्या हर साल तेजी से बढ़ती जा रही है। 2019 में 1,39,123 लोगों ने अपनी जान ली, तो 2020 में ये संख्या 1,53,052 हो गई और 2021 में बढ़कर 1,64,033 हो गई। जिन लोगों ने खुद की जान दी उसमें सबसे बड़ी संख्या दिहाड़ी मजदूरों की थी। 2019 से 2021 के बीच 3 सालों में 1,12,000 दिहाड़ी मजदूरों ने खुद की जान ले ली। 2019 में ये संख्या 32,563 थी, जो 2020 में बढ़कर 37,666 हो गई और 2021 में और बढ़कर 42,004 हो गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिहाड़ी मजदूरों के अलावा इन 3 सालों में जिन लोगों ने अपनी जान दी उनमें 53,661 लोग स्वरोजगार वाले थे। वेतन भोगियों की संख्या 43,420 और 43,385 लोगों ने बेरोजगारी के चलते अपनी जान दे दी। यानी साफ है कि जान देने वाले लोग
लोग आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना कर रहे थे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।